नमस्कार दोस्तों, टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार तिवारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और तैयारी कर ही रहे होंगे। इसके साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी, नया उपहार आ ही गया है 2023 में। तो 2023 और 24 ये मान लीजिए कि वैकेंसियों की भरमार रहेगी आप लोगों के लिए। नौकरी आपको लेना है। क्योंकि चुनाव आ गया है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को नौकरी की क्या रहेगी, भरमार रहेगी। तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। तो संडे को जो क्लास हम लिए थे, मैंने कल भी क्लास आप लोगों को बताई थी। तो संडे वाली जो क्लास थी जिसमें हम 78 क्वेश्चन तक कर चुके थे, पीजीटी 2021 का पेपर हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर, उसका जो अगला पार्ट होगा उसको हम करेंगे उससे। तो चलिए एक बार सभी लोग जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए। अमित कुमार जी हेलो, चलिए प्रियंका जी गुड इवनिंग, रमाकांत जी गुड इवनिंग, अजय जी गुड इवनिंग। चलिए बताइए क्या होगा। अलका जी प्लेलिस्ट कुशवाहा, अलका प्लेलिस्ट कुशवाहा गुड इवनिंग जी। चलिए लता जी गुड इवनिंग, शालिनी जी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। तो एक बार आप सब शेयर कर दीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 78 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्थिर ताकत को यह भी कहा जाता है आइसोमेट्रिक ताकत, आइसोटोनिक ताकत, आइसोकाइनेटिक ताकत, एब्सोल्यूट ताकत। क्या कहा जाता है इसको बताइए आप सब, क्या कहते हैं हम इसको। तो अगर इसकी हम बात करें कि स्थिर ताकत को क्या कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे स्थिर ताकत को क्या कहा जाता है। तो याद रखना, स्थिर ताकत जो होता है, जो स्टैटिक स्ट्रेंथ होती है, स्टैटिक स्ट्रेंथ को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक स्ट्रेंथ को हम कहते हैं आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो ये जो आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ होती है, तो यही जो आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ होती है, यही आपका आंसर हो जाएगा। स्थिर ताकत मतलब कि क्या होता है, आइसोमेट्रिक ताकत। आइसोमेट्रिक कहने का मतलब यह है, आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है समान। क्या होता है? समान। और अगर आपसे यह पूछे कि मैट्रिक का मतलब क्या होता है, तो मैट्रिक का मतलब होता है लंबाई। क्या होता है? लंबाई। तो लंबाई। तो जब कभी भी आपकी क्या होगी, लंबाई, मांसपेशियों की लंबाई जो है वह समान होगी, तो वह क्या होगी, तो उसे हम कहेंगे आइसोमेट्रिक। क्या कहेंगे? आइसोमेट्रिक कहती हैं। और जब क्या होगा, आइसोटोन की बात करें, तो आइसो का मतलब होता है समान और टोन का मतलब होता है क्या, तनाव। क्या होता है? तनाव होता है। आइसोटोनिक मतलब कि क्या होगा, जब समान तनाव होगा। कहने का मतलब यह है कि जब तनाव क्या होगा, समान होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक कहते हैं। आइसोकाइनेटिक की अगर बात करें, तो आइसो का मतलब होता है समान, और जब क्या होता है काइनेटिक, काइनेटिक का मतलब होता है गति। क्या होता है? गति होती है। तो जो गति होती है, अगर यह समान है, तो इसे हम क्या कहते हैं, आइसोकाइनेटिक कहते हैं। समान लंबाई, समान तनाव और समान गति, ये तीनों चीजें होती हैं। आइसोमेट्रिक का अगर मैं बात करूं, तो इसकी जनक कौन है, तो हैटिंगर और मूलर। क्या? हैटिंगर और कौन है, मूलर हैं। और अगर समान तनाव की बात करें, तो समान तनाव के लिए अगर हम बात करें, तो इसके जनक कौन है, तो आइसोटोनिक की बात करेगा तो डॉक्टर लिडोने हैं। तो याद रखिएगा डॉक्टर लिडोने। और समान गति की बात करेगा जब, तो समान गति के लिए क्या होता है, आइसोकाइनेटिक। आइसोकाइनेटिक कौन थे, तो जे पेरिंग, जे पेरिंग। ठीक, मैंने इसको आपको ट्रिक भी बताया था कि कोई बच्चा है वो हठी है, अपनी मूल अवस्था में रहता है, तो आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक होगा। अगर क्या है, डॉक्टर ने आपको टॉनिक दिया, वो हिल डुल रहा है, छोटी बड़ी होती मांसपेशी दिख रही है, मतलब क्या होगा, आइसोटोनिक होगा। अगर मशीनों की सहायता से आप गति कर रहे हो या गति समान रूप से है, तो जे पेरिंग। मशीन में कोई चीज डाल के पेड़ देते हो, तो जे
पेरी, यह होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, इसकी हम बात करते हैं। जॉनसन बास्केटबॉल प्रशिक्षण से कौन संबंधित है? जॉनसन बास्केटबॉल प्रशिक्षण से कौन क्या है, संबंधित है? फील्ड गोल स्पीड परीक्षण संबंधित नहीं है, याद रखना, क्या है, नहीं है। फील्ड गोल स्पीड परीक्षण, बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी, ड्रिबल, पेनी कप टेस्ट, बताओ क्या होगा? आप सभी बताइए, एक बार सभी लोग बताइए। राहुल जी नमस्कार, बबली जी गुड इवनिंग, शारदा जी गुड इवनिंग, प्रवीण जी जय हिंद। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें, क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक भी कर दें। कुछ लोग इसलिए नहीं आए होंगे क्योंकि यह क्लास आप लोगों को टीटीएस में मिलती है, लेकिन आज क्या हुआ कि बिना टाइम के हम लेके चले आए, इस वजह से। तो अगर मैं जॉनसन बास्केटबॉल की अगर मैं बात करूं तो जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण के अंतर्गत फील्ड गोल परीक्षण भी आता है, बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी भी आती है और ड्रिबल भी आता है। लेकिन अगर पेनी कप की बात करें तो यह पेनी कप किस टेस्ट से है? नॉक्स टेस्ट से है। किससे? नॉक्स टेस्ट का भाग होता है। नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट जो होता है उससे क्या होता है, उससे आपका यह क्या होता है, पेनी कप होता है। क्या होता है? पेनी कप होता है। पेनी कप से हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन, क्या कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। पेनी कप में हम क्या देखते हैं? कोऑर्डिनेशन को नापते हैं, और कोऑर्डिनेशन जो होता है यह पेनी कप में किसमें होता है? जॉनसन बास्केटबॉल प्रशिक्षण में होता है, और इसको मैंने आप लोगों को बताया भी था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है? वैक्स बाथ, क्रायो चिकित्सा, वनफूल बाथ, कंट्रास्ट बाथ, बताओ क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी हमको दीजिए, बताइए क्या होगा? बताइए। तो एक बार हम आप लोगों का आंसर देख लेते हैं। चलिए शांति जेवी जी गुड इवनिंग। चलिए ए सभी का आ रहा है। राहुल जी गुड इवनिंग, ममता जी जय हिंद। तो ए आप लोग बता रहे हैं। तो अगर जल चिकित्सा की बात करें, जिसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोथेरेपी। क्या बोलते हैं? हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं। हाइड्रोथेरेपी की बात करते हैं। जल जहां भी दिख जाए, जल का मतलब होता है क्या? हाइड्रो। हाइड्रो शब्द जहां दिखे उसका संबंध होता है जल से। तो जल चिकित्सा होती है जो, यह दो प्रकार की होती है। एक क्या होता है? एक आपकी होती है गर्म जल चिकित्सा, और दूसरी क्या होती है? ठंडी जल चिकित्सा। क्या? ठंडा जल चिकित्सा होती है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि ये जो आपकी क्या होती है, गर्म जल चिकित्सा है, यह गर्म जल चिकित्सा जो आपकी होती है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं? तो इसके थ्रू आपका आता है कंट्रास्ट बाथ एवं वनफूल बाथ आता है। ठीक, क्रायो चिकित्सा की बात करें तो क्रायो चिकित्सा का मतलब होता है क्रायो चिकित्सा। तो क्रायो चिकित्सा की अगर हम बात करते हैं तो क्रायो चिकित्सा का मतलब, क्रायो मतलब ठंडा, तो जो ठंडे जल से चिकित्सा होती है, मतलब कि ठंडा जल, आइस पैक, आइस क्यूब, आइस टॉवेल, इन सब चीज का जो ठंडे स्प्रे होते हैं, इनका जो भी हम चोटों में यूज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रायो चिकित्सा कहते हैं। वैक्स बाथ की अगर हम बात करें तो यही क्या है? यही आपका आंसर होगा, और यही क्या होता है? आपकी जल चिकित्सा के अंतर्गत नहीं आती, मतलब हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत नहीं आती। क्यों? क्योंकि अगर वैक्स थेरेपी की बात करें तो यह क्या होता है? मोम चिकित्सा होती है। मतलब इसमें क्या होता है? मोम को गर्म किया जाता है और एक सीमित टेम्परेचर पे उसको क्या दिया जाता है? जिस अंग पे होता है उसमें मोम का लेप या उसी में पूरा हाथ डाल दिया जाता है। अरुण कुमार जी गुड इवनिंग। चलिए अल्पना जी गुड इवनिंग, पूनम यादव जी गुड इवनिंग।
सभी को गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, कृपया करके क्लास को शेयर कर दे, तब मजा आता है। जैसे आप लोग संडे को जुड़े थे, तो इस संडे भी आप लोगों को नया पेपर कराया जाएगा। इसीलिए ये कहा गया कि कम से कम जो भी पीजीटी का पेपर है वह कंप्लीट करा दिया जाए। उस दिन अचानक से संडे को क्या हुआ, हम जबकि बीच में क्लास नहीं बंद करते हैं, पूरा 125 क्वेश्चन संडे को करते हैं तभी क्लास बंद होती है, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि अचानक से पूरा नेटवर्क इशू हुआ, पूरा फ्लैक्चुएट हुआ और बोर्ड बंद हो गया, नेट बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। तो इस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। तो उसमें जो भी बचे क्वेश्चन है वह आज कराए जा रहे हैं। ठीक, तो याद रखिएगा इसका क्या होगा, बैक्स थेरेपी होगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, वैगलन वाइड प्रतियोगिता निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती है? नॉकआउट प्रतियोगिता, लीग प्रतियोगिता, कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता या चैलेंज प्रतियोगिता? बताइए क्या होगा। के पाल जी गुड इवनिंग, बहुत दिनों बाद आप आए हैं। योगेंद्र कुमार जय हिंद। चलिए राधे 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 भैया, राधे जी। चलिए बताइए क्या होगा। वैगलन वाइड प्रतियोगिता की बात कर रहा है कि यह किससे संबंधित है, बताइए। देखिए, अगर नॉकआउट प्रतियोगिता की हम बात करें तो ये जो आपकी नॉकआउट प्रतियोगिता होती है, इसके अंतर्गत कितनी प्रतियोगिताएं आती हैं? इसके अंतर्गत 4 प्रतियोगिताएं आती हैं। कितनी प्रतियोगिताएं? 4 प्रतियोगिताएं आती हैं। एक सेकंड, थोड़ा इसको हम मोटा ले लेते हैं, ठीक है ना, तब मजा आता है। कितनी प्रतियोगिता होगी? तो 4 प्रतियोगिता होगी। और ये जो 4 प्रतियोगिताएं होती हैं आपकी, ये जो 4 प्रतियोगिता है, थोड़ा इसका कलर हम डार्क लेते हैं। तो ये जो 4 प्रतियोगिताएं होती हैं, ये चारों प्रतियोगिता कौन कौन सी होती हैं, अगर इसके विषय में हम देखें तो कौन कौन सी होगी, आप क्या बताओगे? आज थोड़ा दूसरे स्टूडियो में हम क्लास ले रहे हैं, तो ये जो दूसरा स्टूडियो थोड़ा नया है, इस वजह से थोड़ा हमको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। फिर भी देखिए क्या होता है, सिंगल, क्या होता है, सिंगल, नॉकआउट, नॉकआउट, ठीक। फिर क्या होता है आपका, होता है डबल नॉकआउट, डबल नॉकआउट। फिर होता है आपका तीसरा, जिसे हम क्या कहते हैं, वैगलन वाइल्ड प्रतियोगिता। एक सेकंड आप लोग रुकिएगा, कहाँ गया, एक सेकंड रुकिएगा, हम बुलाते हैं। एक सेकंड आप लोग दीजिएगा हमको, एक सेकंड। दीजिएगा आप सब लोग, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, ये है क्या, एक सेकंड दीजिएगा आप सभी लोग, एक सेकंड में भैया। सर जी बहुत कंफ्यूजन है आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक को कब विकसित किया गया, प्लीज बताइए। अच्छा प्रशांत सिंह जी बता देंगे आपको,
और कुछ सर ये हमारे एग्जाम में करंट अफेयर भी है क्या, देखते हैं। एमआरएस के लिए भैया आप लोगों का क्या है कि एमआरएस के लिए जो कुछ भी है, जो कुछ भी है एमआरएस के लिए भैया, एमआरएस के लिए आपका जो कुछ भी है उसके लिए 9 बजे क्लास हम लेके आएंगे, उसमें आपको सब चीजें बता देंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए बताइए, आ गया तो परेशान मत होइए, ठीक। चलिए तो हम कहां चर्चा कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे हम चर्चा क्या कर रहे थे, तो हम चर्चा कर रहे थे आप लोगों से किसके विषय पे, तो हम चर्चा कर रहे थे नॉकआउट के विषय पे। तो नॉकआउट में आप लोगों को मैंने बताया था कि नॉकआउट में कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक क्या होता है सिंगल नॉकआउट, नॉकआउट। दूसरा क्या होता है DUBLA डबल, क्या होगा, दूसरा होता है डबल नॉकआउट, ठीक। तीसरा क्या होता है वैगलन वाइल्ड प्रतियोगिता, और चौथा क्या होता है कंसोलेशन या सांत्वना। क्या कंसोलेशन या सांत्वना की जब बात आती है तो सांत्वना, ये किसके भाग हैं, तो ये नॉकआउट का ही भाग है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लीग प्रतियोगिता को हम क्या कहते हैं, इसको हम बर्गर विधि कहते हैं, क्योंकि बैजान बर्गर विधि कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसको जो है बैजान बर्जर ने क्या किया था, विकसित किया था, इसलिए हम इसे लीग को क्या कहते हैं, आपका बर्गर विधि कहते हैं। यह लीग प्रतियोगिता जो होती है इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल लीग डबल लीग भी होती है। इसमें क्या होता है प्रत्येक टीम को दूसरी टीम से खेलने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि पहली ही बार में आप आउट तो आउट। ये सारी चीजें किसमें होती हैं, आपके नॉकआउट में होती है। कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता की बात करें तो यह होता है लीग कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग। 4 प्रकार की कॉम्बिनेशन होती है। चैलेंज प्रतियोगिता को ही हम किंग प्रतियोगिता कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है सबसे ऊपर पहुंचने की बात होती है। पिरामिड विधि इसमें होता है। उसके अलावा आपका जो मकड़ी जाल होता है, वो सारी विधियां इसी में चलती हैं। तो इनके विषय में भी मैंने आपको बताया है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 82 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रथम बार एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी मैच किस ओलंपिक में संपन्न कराया गया, लॉस एंजलिस, मॉन्ट्रियल, मॉस्को, सियोल। कहां में कराया गया बताइए जल्दी। भरत सिंह जी गुड इवनिंग। चलिए बीपी अभिनव जी गुड इवनिंग। जयप्रकाश जी गुड इवनिंग। चलिए आप सबको बता दें, देखिए जो लोग भी एमआरएस के विषय में जानना चाहते हैं, एमआरएस के विषय में पूरी फुल डिटेल इस क्लास के जैसे ही खत्म होगी उसके बाद आप लोगों के लिए मैं लेके आऊंगा। उसमें पूरा आपका सिलेबस डिस्कस करूंगा, एज क्या योग्यताएं हैं, कौन कौन फॉर्म डाल सकते हैं, कौन कौन नहीं डाल सकते हैं, उसमें पेमेंट कितनी है, ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगी, उसमें कौन कौन से लैंग्वेज होंगे, जर्नल पेपर में कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, कितने नंबर का होगा, कैसे होगा, सारी डिटेल फुल डिटेल उसमें हम आप लोगों को एमआरएस के विषय में देंगे। तो प्रथम बार एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी मैच किस ओलंपिक में खेला गया, तो आप क्या बताओगे कि प्रथम बार किस में खेला गया, बताइए जल्दी से। तो आप सब जानते हो मॉन्ट्रियल जो था इसमें क्या था, मॉन्ट्रियल में ही सर्वप्रथम क्या हुआ था, हॉकी जो हॉकी थी वह किस पे खेली गई थी, वह आपकी एस्ट्रोटर्फ पर खेली गई थी। किस पे, एस्ट्रोटर्फ पे। और यह हॉकी का जो मैं मॉन्ट्रियल में हुआ था, मॉन्ट्रियल किस सन में हुआ था, 1976 के ओलंपिक में हुआ था। किस सन में, 1976 के ओलंपिक में हुआ था। तो याद रखिएगा
कि पहली बार एस्ट्रोटर्फ और यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसे अगर स्टार उस्टार लगाना हो तो स्टार उस्टार लगा लेना, क्योंकि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आने की पूरी पूरी संभावना भी है, तो याद रखिएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कौन सा दर्शन अनुभव को जीवन व सफलता की कुंजी मानता है? उपयोगितावाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद। बताओ कौन सा दर्शन ये क्या मानता है कि अनुभव को जीवन की सफलता की कुंजी मानता है? जो आपका अनुभव है उसको क्या मानता है? यह सफलता की कुंजी मानता है। तो बताइए कौन सा होगा? बताइए। आदर्शवाद। अब देखो एक एक करके हम देखते हैं। अगर आदर्शवाद की अगर हम बात करें तो आदर्शवाद आपका क्या मानता है? आदर्शवाद की बात करें तो यह सत्यम, सॉरी ये यथार्थ पे हमने कर दिया इसको, हम सॉरी इसको हम देखेंगे किस पे? आदर्शवाद पे। तो अगर हम आदर्शवाद की बात करें तो आदर्शवाद में जब भी हम बात करेंगे किसकी? आदर्शवाद की। तो आदर्शवाद जो होगा यह आदर्शवाद किसकी बात करता है? सत्यम शिवम। किसकी बात करेगा? यह बात करेगा आपका सत्यम शिवम सुंदरम की। किसकी? सत्यम शिवम सुंदरम की बात करता है। किसकी बात करता है? यह आदर्शवाद जो है यह आपका बात करता है सत्यम शिवम सुंदरम की बात करता है। किसकी बात करता है? तो यह जो है यह बात करता है आपका सत्यम शिवम सुंदरम की। तो सत्यम शिवम सुंदरम की बात जब भी आएगी तो यह यही करता है। आदर्शवाद के जनक की अगर बात करें तो जनक क्या है? प्लेटो को। किसको? प्लेटो को माना जाता है। किसको माना जाता है? प्लेटो को माना जाता है। यथार्थवाद की अगर हम बात करें कि यथार्थवाद के जनक कौन है? यथार्थवाद की अगर हम बात करें तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो अरस्तु है। कौन? अरस्तु को कहा जाता है। और यथार्थवाद क्या कहता है? यथार्थवाद यह कहता है कि आपने जिस किसी को जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा महसूस किया, सेम उसी तरीके से, स्पष्ट रूप से, उसी तरीके से, बिना उसमें किसी प्रकार की मिलावट के आपको प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? आपका यथार्थवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? यथार्थवाद कहलाता है। ठीक, तो चलो आगे हम बात करेंगे अस्तित्ववाद की। तो अस्तित्ववाद के जनक कौन है? मार्टिन हेडेगर हैं। कौन? अस्तित्ववाद मार्टिन हेडेगर। ठीक, हेडेगर ये क्या कहते हैं? ये यह कहते हैं जो कुछ आप देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, वही अस्तित्व है। अगर आप किसी को कुछ महसूस नहीं हो रहा है, अंतर मन की बात ये नहीं कहते, ये कहते हैं जो दिख रहा है वही बिक रहा है, यह अस्तित्व है। लेकिन उपयोगितावाद की अगर हम बात करें तो उपयोगितावाद की धारणा यह है कि आप जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, वही जीवन को सफल बनाने की कुंजी है। तो यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, उपयोगितावाद। तो अगर आपसे यह पूछ लेता है कि उपयोगितावाद के जनक कौन हैं, तो कृपया करके हमें कमेंट में बता दें कि उपयोगितावाद के जनक कौन हैं। एक बार कमेंट करके आप सभी बता दें कि उपयोगितावाद के जनक कौन है। एक बार कमेंट करके आप सब हमको बता दीजिए। एक बार हम आप लोगों का कमेंट देख लेते हैं कौन है। एस्ट्रोटर्फ क्या है? बीपी अभिनव जी। देखिए एस्ट्रोटर्फ की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोटर्फ वह होता है, देखो मैदान की अगर हम बात करें तो मैदान दो प्रकार के होते हैं, क्या तीन प्रकार के। एक होता है ग्रास कोर्ट, एक होता है क्ले या मिट्टी का कोर्ट, और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है एस्ट्रोटर्फ। एस्ट्रोटर्फ का मतलब है कृत्रिम घास। क्या? कृत्रिम घास। कहने का मतलब कि जो क्या होता है, कृत्रिम रूप से घास जैसे लगाई जाती है, वो रहती घास की ही तरह है लेकिन वह घास नहीं होती है, उसे ही एस्ट्रोटर्फ कहते हैं। उसमें पानी भरा होता है। जब क्या करता है, जब प्लेयर हॉकी से बॉल को स्टिक से मारता है तो उसमें से कुछ पानी की फुवारा उड़ते हुए दिखती है, वही क्या होता है? एस्ट्रोटर्फ होता है। याद रखिएगा। ठीक, जान डीवी, बहुत बढ़िया।
क्या जवाब आया है आप लोगों का? तो याद रखिएगा, जॉन डीवी। जॉन डीवी को क्या कहा जाता है? उपयोगितावाद का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपयोगितावाद का जनक कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 84 हमारा क्या कह रहा है? लगातार प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? लगातार कंटिन्यूअस प्रशिक्षण की बात कर रहा है कि कंटिन्यूअस प्रशिक्षण किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? वोल्डेमर गैस्चलर द्वारा, अर्नेस्ट वियाकॉन द्वारा, आर.ई. मॉर्गन द्वारा, जी.डी. एडमसन द्वारा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? आप सभी आंसर दीजिए। एक बार अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दें, इसके साथ ही साथ क्लास को शेयर भी आप सब कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। इच्छा नहीं है तो किसी भी प्रकार का कोई जोर और जबरदस्ती आपके साथ नहीं है, बल्कि डिसलाइक ही कर दो, ना लाइक करने की इच्छा हो तो। कुछ तो कर दो भाई, ऐसे कैसे चलेगा? बताइए। चलिए देखिए, बी अर्नेस्ट वियाकॉन। अगर हम बात करें लगातार कंटिन्यूअस की बात करें तो मैंने बताया था वैन जो होती है वो बराबर चलती रहती है। तो वियाकॉन मतलब कि अर्नेस्ट, अरे रेस्ट नहीं करना है, अरे भाई रेस्ट नहीं करना है, क्या करना है? कंटिन्यू चलना है, कंटिन्यू वैन को चलाना है। तो याद रखना अर्नेस्ट वियाकॉन से याद रखना रेस्ट नहीं करना है, लगातार चलना है। तो यही क्या होता है? लगातार प्रशिक्षण की बात करता है। और इसमें क्या होती है? इससे क्या विकसित होती है? तो सहनशीलता विकसित होती है। क्या? सहनशीलता विकसित होती है। वोल्डेमर गैस्चलर की बात करें तो क्या होता है? इंटरवल ट्रेनिंग की बात वोल्डेमर गैस्चलर करते हैं। अरे छुट्टी हो गई, इंटरवल हो गया, घर चल, गैस्चलर, आर.ई. मॉर्गन और जी.डी. एडमसन। अगर मैं बात करूं आपसे, एंडरसन और मॉर्गन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सर्किट ट्रेनिंग के जो जनक हैं वह कौन है? एंडरसन और मॉर्गन है। तो यह रहा है आपका इस क्वेश्चन का आंसर नंबर बी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 85 नंबर। 85 नंबर क्या कह रहा है? डायर टेस्ट संबंधित है टेनिस से, बैडमिंटन से, बैडमिंटन है यहां न कर लो, बैडमिंटन से, एथलेटिक्स से, फुटबॉल से। बताइए किससे संबंधित होगा? जल्दी से बता दीजिए आप सब, बताइए। चलिए, हीरालाल राठौर, ममता जी, जयप्रकाश, प्रियंका, चंद्रभान, भरत सिंह, गुलाब, अजय, फहीम, लता, योगेंद्र, पूनम, भरत सिंह, प्रवीण, पीएम, ममता, आप सभी लोगों का क्या है? हार्दिक अभिनंदन है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। आते तो बहुत हैं लेकिन रुकते कहाँ हैं? जाने वालों को कौन रोक सका है? रोकने के लिए तो क्या खुद से ही रुकना पड़ेगा। मंजिल तब तक चलो जब तक मंजिल ना मिल जाए, और जिस दिन मंजिल मिल जाएगी रुकना तभी है। उसके पहले अगर तुम रुके, गए, भागे तो मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप कायर हो, आप अपनी चीजों से मुंह मोड़ रहे हो, सत्यता से मुंह मोड़ रहे हो, याद रखिए। तो डायर टेस्ट की बात कर रहा है। तो डायर टेस्ट किससे संबंधित है? तो आप सभी जानते हो डायर टेस्ट जो होता है वह टेनिस से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? टेनिस से संबंधित होता है। और यह चीज मैंने कई बार बताई है, कई बार आपको बताया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। शरीर रचना एवं महत्वपूर्ण घटक है। शरीर रचना एक महत्वपूर्ण घटक है। किसकी है? स्वास्थ्य संबंधी क्षमता की, गामक क्षमता की, आदर्श शरीर संघनता की, सर्वोच्च शरीर प्रतिबंब का।
किसका है बताइए। शरीर रचना एक महत्वपूर्ण घटक है। किसकी घटक है बताइए आप सभी। शरीर रचना किसका महत्वपूर्ण घटक है। अगर बात करें हम शरीर रचना की, शरीर रचना की बात करें तो यहां पे जो आपका क्या है घटक है, अगर मैं बात करूं आपकी तो यहां पे दो प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक पाया जाता है आपका स्वास्थ्य संबंधित घटक, धित घटक, और दूसरा पाया जाता है आपका फिजिकल। देखो एक पाया जाता है हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट फिजिकल फिटनेस, दूसरा क्या पाया जाता है आपका फिजिकल कंपोनेंट। तो फिजिकल की बात करें मतलब फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस के घटक। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य संबंधी घटक की तो ये कितने होते हैं, तो यह 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। और यह 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं इनको हम देखते हैं। पहला आपका क्या होता है, पहले की अगर हम बात करें तो मांसपेशीय सहनशीलता, सहनशीलता। दूसरे की बात करें मांसपेशीय लचक। तीसरे की बात करें मांसपेशीय शक्ति। चौथे की अगर हम बात करें तो क्या होता है आपका शरीर रचना या बीएमआई, शरीर संरचना या रचना, शरीर रचना। और पांचवे की अगर हम बात करें तो पांचवा क्या होता है, इधर लिख देता हूं मैं, पांचवा होता है कार्डियो वेसिकुलर एंडोरेंस, एंडोरेंस। यह 5 प्रकार के क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं घटक होते हैं हेल्थ के। अगर मैं बात करूं फिजिकल फिटनेस या इसे ही हम क्या कहते हैं मोटर फिटनेस, क्या मोटर फिटनेस कंपोनेंट की बात करें तो मोटर फिटनेस की अगर हम बात करेंगे, मोटर फिटनेस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें आती है आपकी क्या सहनशीलता, 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 सहनशीलता। ठीक, उसके बाद में बात करेंगे तो क्या हो जाएगी शक्ति, गति, क्या होती है गति, फिर क्या होता है सहनशीलता, शक्ति, गति, और उसके बाद में क्या होता है लचक, फिर क्या होता है कोऑर्डिनेशन, एबिलिटी, एबिलिटी। ठीक, तो ये 5 आपके कंपोनेंट इसके होते हैं। तो इसका क्या होगा शरीर रचना में स्वास्थ्य संबंधी क्षमता वाला घटक है। किससे है? स्वास्थ्य संबंधी क्षमता वाला घटक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि जर्मन जिम्नास्टिक के पितामह किसे कहा जाता है?
कहा जाता है? जर्मन जिम्नास्टिक की बात आ रही है, तो जर्मन जिम्नास्टिक के पितामह की बात की जाएगी तो यह किसे कहते हैं? तो हम किसे कहेंगे? हम कहते हैं गट्स मस्ट को। किसे कहते हैं? गट्स मस्ट को। तो गट्स मस्ट, यहां पे गट्स मुस्त हो गया है, तो यहां पे गट्स मस्ट होता है। क्या? गश्तमस्त होता है। तो अगर गश्तमस्त की बात करेंगे तो याद रखिएगा, तो ये जो गट्समस्त होते हैं इन्हें जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें कि जर्मन जिम्नास्टिक का पिता किसे कहा जाता है, तो जर्मन जिम्नास्टिक का पिता की अगर बात करें तो हम क्या कहेंगे कि पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक लुडविग जान को। किसको? फ्रेडरिक लुडविग जान को। तो फ्रेडरिक लुडविग जान की अगर हम बात करें तो फ्रेडरिक लुडविग जान को हम क्या कहेंगे? फ्रेडरिक लुडविग जान को हम क्या कहते हैं? जर्मन जिम्नास्टिक का पिता कहते हैं, जनक कहते हैं। ठीक है ना? तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है देखिए 88 नंबर क्या कहता है? पेशी का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, न्यूट्रलाइजर एंड सब्सिडाइजर। बताओ क्या होता है? क्या होगा? बताइए। एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, न्यूट्रलाइजर एवं सब्सिडाइजर। अब देखो, अगर हम बात करें कि एगोनिस्ट क्या होती है, अगर हम एगोनिस्ट की बात करें कि एगोनिस्ट क्या होती है, तो एगोनिस्ट की जब भी बात हम करेंगे तो एगोनिस्ट का मतलब यह होता है कि जब क्या होता है, जैसे ये मान लो मसल है, ये मेरा हाथ है, अब इस हाथ को मैं क्या करूंगा? जब मोड़ूंगा तो मोड़ने के लिए जो उत्तरदायी मसल होती है या किसी भी गति के लिए जो मुख्य मसल होती है, जो मुख्य रूप से कार्य करती है, किसके लिए? फ्लेक्शन के लिए, वही क्या कहलाती है? वही आपकी एगोनिस्ट मसल कहलाती है। जो उसके विपरीत कार्य करती है, मतलब हाथ को क्या करने के लिए, जैसे मोड़ते समय यह क्या हो गई? यह जो मुड़ रही है, जो फ्लेक्स हो रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब संकुचित हो रही है, उसे हम एगोनिस्ट कहते हैं। लेकिन जो उसके विपरीत कार्य करती है उसको हम क्या कहते हैं? एंटागोनिस्ट कहते हैं। यह आपस में अदलती बदलती भी रहती हैं, ये रेसिप्रोकल होती हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे जब हम फ्लेक्शन करेंगे तो उस समय तो ये जो आपका क्या होता है, बाइसेप होता है, यह एगोनिस्ट की तरह काम करती है, लेकिन ट्राइसेप जो होगा वह एंटागोनिस्ट की तरह काम करेगा। लेकिन अगर हम वही हाथ को क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं, फैलाते हैं, तो उस समय क्या होगा? अब जो आपका क्या है, ट्राइसेप, यह क्या करेगा? यह एगोनिस्ट की तरह काम करेगा, और जो आपका बाइसेप है यह एंटागोनिस्ट की तरह कार्य करेगा। न्यूट्रलाइजर क्या होती है? ऐसी मांसपेशी जो क्या करती है, किसी भी मांसपेशियों को और मांसपेशियों को या अंगों को, मांसपेशियों को स्थिर रखने का काम करती हैं, उन्हें हम न्यूट्रलाइजर कहते हैं। सब्सिडाइजर का कार्य नहीं करती है, याद रखिएगा कौन सा कार्य नहीं है, तो सब्सिडाइजर हम लिखेंगे कि सब्सिडाइजर नहीं करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा। सभी का बहुत बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। घुमक्कड़ बाइकर, अजय, पूनम, पीएम, जयप्रकाश, चंद्रभान, गुलाब, अल्पना, फहीम, जयप्रकाश, सभी लोगों का एकदम सही आंसर है। एक बार आप लोग क्लास को, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दें। और ये क्लास लंबी चलने वाली है आज की क्लास, क्योंकि पूरी जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे यहाँ पे। 89 नंबर क्या कह रहा है? किस संक्रामक रोग को हांसन रोग कहा जाता है? हांसन डिजीज किसे कहा जाता है? कुष्ठ रोग को, एड्स को, HIV को, चेचक को, क्या किसे कहते हैं? जल्दी से बताओ।
किसे कहते हैं? जल्दी से आप सब बताइए, किसको कहते हैं? बताइए। बताइए क्या होगा? अब देखो, अगर मैं बात करूं कुष्ठ रोग की, तो कुष्ठ रोग को ही हम क्या कहते हैं? हैंसन डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंसन डिजीज बोलते हैं। तो आप सभी का आंसर ए आ रहा है, सभी का आंसर। महेश कुमार जी नमस्कार। ये हरा वाला सेब आप भेज रहे हैं, हरा सेब, पका पकाया सेब भेजिए तो खाएं भी। अब ये हरा सेब में क्या होगा? हाँ चलिए, तो क्या किसे कहते हैं? कुष्ठ रोग को हम कहते हैं। किसको कहते हैं? कुष्ठ रोग को हम क्या कहते हैं? कुष्ठ रोग को हम कहते हैं हैंसन डिजीज। क्या कहते हैं? हैंसन डिजीज कहते हैं। कुष्ठ रोग में क्या होता है? कुष्ठ रोग में बताएं अगर, तो कुष्ठ रोग में क्या होता है? तो इसमें जो है आपकी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। आपके जो क्या होते हैं, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, वह आपके हाथों के मसल को धीरे धीरे क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। मतलब देखोगे कभी कभी हाथ क्या होता है, धीरे धीरे कट के सड़ के गिर जाता है। ये सारे जो लक्षण होते हैं यह इसी कुष्ठ रोग में ही होता है। इसके लिए जो लेप्रोसी, जो लेप्रो नामक बैक्टीरिया होता है वह उत्तरदायी होता है इसके लिए। एड्स की बात करें तो यह वायरस रोग है, यह एचआईवी से होता है। किससे होता है? एचआईवी से होता है। और इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है। फिजिकल एजुकेशन वालों को एड्स से बहुत प्यार है, पता नहीं क्यों कोई भी एग्जाम हो एड्स से जरूर क्वेश्चन बनाते हैं। तो एड्स के विषय में जान लो क्या होता है। देखो, एड्स किस वायरस से? एचआईवी से होता है। किससे? एचआईवी से होता है। और कभी कभी AIDS मतलब एड्स का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो आप इसे भी याद रखना कि जो आपका एचआईवी है, एचआईवी के को फुल फॉर्म क्या होता है। तो अगर एचआईवी का फुल फॉर्म पूछे आपसे, तो एचआईवी का आप हमें एक बार फुल फॉर्म बता दीजिए। इसके साथ ही साथ अगर एड्स की बात करें तो इसमें जो वायरस होता है वह किस सेल को नष्ट करता है यह भी पूछता है। तो टी लिम्फोसाइड को, किसको? टी लिम्फोसाइट को यह क्या करता है? यह नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपकी रोग प्रतिरोधक क्या होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वह क्या होती है? समाप्त हो जाती है धीरे धीरे। और इसीलिए जो रोग हो जाता है वह सही नहीं होता। इसके लिए टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट, और इसके साथ ही साथ वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। यह दोनों टेस्ट होता है। तो एचआईवी का फुल फॉर्म किसी ने बताया है क्या? दिनेश जी गुड इवनिंग। चलिए, तो अगर हम बात करें आपसे कि चेचक, चेचक को हम क्या कहते हैं? तो अगर हम चेचक की बात करें तो यह वेरिसोला नामक किससे? वायरस से, सॉरी वेरियोला। किससे? वेरियोला, वह भी इस बोर्ड में नहीं बन रहा है भैया, यह देखो। चलो इसको, इस बोर्ड को हम क्या करें, बड़ी कृपा है इस बोर्ड की, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो इसे वेरिवोला कहते हैं। वेरिवोला वायरस से चेचक का जो वो होता है वह होता है। एड्स का जो वायरस है वह है आपका एचआईवी वायरस होता है। क्या होता है? एचआईवी वायरस होता है। एचआईवी का मैंने आप लोगों से फुल फॉर्म पूछा है कि कृपया करके हमें एचआईवी का फुल फॉर्म बता दीजिए। तो अब देखो, एलिसा का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है। तो एलिसा टेस्ट में जो है, एलिसा का फुल फॉर्म आप क्या बताओगे? एंजाइम इन लिंक्ड इम्यूनोस्टोबुस्टोएसी। ठीक, इस तरीके से इसका क्या नाम है? एलिसा का फुल फॉर्म, जो कि इसका प्रशिक्षण है। एचआईवी का फुल फॉर्म किसी ने बताया? ह्यूमन इम्यूनिटी
इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। बहुत बढ़िया, किसने बताया है अभी अभी? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, रमाकांत जी, ये एड्स का होता है। लेकिन ह्यूमन, यहां पे एक्वायर्ड इम्यूनो, यहां पे ए है तो एक्वायर्ड लिख दिया, तो यहां पे एच है तो ह्यूमन लिख दो। और क्या करते हो? एड्स का क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो, तो ह्यूमन इम्यूनो। यहां पे क्या? डिफिशियंसी। यहां पे डी नहीं है, लेकिन यहां पे भी डिफिशियंसी रहता है और आपके एग्जाम में डिफिशियंसी देगा और वहां पे आप सोचोगे यहां पे डी नहीं है तो हम नहीं लगाएं और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वहां पे दो ऑप्शन देगा, एक देगा HIV का ह्यूमन, क्या देगा? ह्यूमन एक्वायर्ड वायरस देगा। दूसरा देगा ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनो, दूसरा देगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो यही वाला आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो कृपया करके इसे याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म, और यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैवलिन थ्रो, क्या बात कर रहा है? जैवलिन थ्रो, भाला फेंक में सेक्टर का कोण होता है 34.92, 28.95, 35.50 या 45 डिग्री। बताओ सभी क्या होगा जल्दी से। चलिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? आप सभी हमको दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? भाले की बात कर रहा है, जैवलिन की बात कर रहा है, तो जल्दी से बता दो जैवलिन के विषय में कि जैवलिन का मेजरमेंट, मेजरमेंट कह रहा हूं, यहां पे जैवलिन का सेक्टर कितना होता है, तो बताओ। बी 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 बी, सभी लोग बी दे रहे हो, बिल्कुल सही है। 28.95, कहीं कहीं यही क्या होता है 28.96, एग्जैक्ट इसका 28.96 है। कहीं कहीं इसको 29 डिग्री भी दे देता है, तो कंफ्यूज मत होना अगर 29 डिग्री भी दिया है तब। लेकिन 29 डिग्री कब सही करोगे? जब 28.95 या 28.96 नहीं है तब। अगर भाले का वजन पूछ ले, भाला का वजन से भी क्वेश्चन बनाता है, तो पुरुषों के लिए कितना होता है? तो याद रखना 800 ग्राम। महिलाओं के लिए कितना होता है? तो याद रखना 600 ग्राम। कितना होता है? 600 ग्राम होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो जैवलिन का सेक्टर होता है यह कितना चौड़ा होता है? तो 4 मीटर क्या होता है? चौड़ा होता है। आपका जो जैवलिन होता है उसका आपका सेक्टर रनवे पूछता है अक्सर, क्या कि इसका रनवे कितना होता है? तो याद रखने ला, रनवे जो है इसका रनवे होता है 30 से लेके 36 क्या होता है? 30 से लेके 36.5 या 36.5 मीटर तक होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो इसका क्या होगा? 28.95 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है पूरा उगता सूर्य, पूरा उगता सूर्य एवं 11 छल्ले, 5 छल्ले, पूरा उगता सूर्य एवं 5 छल्ले। बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसके साथ ही साथ अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं, अन्यथा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन डिसलाइक करिएगा, आप एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा कि कमी क्या रही, जिससे कि हम उस कमी को दूर भी कर लें। क्योंकि आपका ही सुझाव मेरे लिए क्या होता है, बहुत बड़ा मायने रखता है। मेरे अंदर बदलाव करने के लिए, मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ देता है। और इंसान को सीखने की उम्र कभी भी खत्म नहीं होती। जो अपने आप को ये सोचते हैं मैं तो तुर्रम खान हूं, मुझसे बड़ा इस धरती पे कोई नहीं है, वो गलत बात है। जायज सी बात है, इंसान तब तक सीखता है जब तक कि वह कब्र में नहीं पहुंच जाता। क्योंकि विकास और वृद्धि पढ़ाई जाती है ना, तो विकास तब से स्टार्ट होता है। वोम टू टोम चलता है, मतलब माँ के गर्भ से लेके वह जब तक आप कब्र में नहीं पहुंच जाते तब तक चलता रहता है। तो विकास करना है तो सीखना पड़ेगा, सीखना है अपने को, ठीक है ना? तो याद रखिए। थैंक यू भैया। हाँ चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है। एशियाई खेलों के प्रतीक चिन्ह की अगर हम बात करें तो क्या है? पूरा उगता सूर्य एवं 11 छल्ले। क्या? पूरा उगता सूर्य एवं 11 छल्ले। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर
बी होगा। क्या होगा? आंसर नंबर बी होता है। अगर एशियाई खेलों की बात करें कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, क्या शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो आप क्या बताओगे? एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में की गई थी। कहां पे की गई थी? दिल्ली में की गई थी। ठीक, प्रथम एशियाई खेल का अगर आपसे यह पूछ ले कि इसके जनक कौन थे, तो जनक थे जीडी सोंधी। कौन? जीडी सोंधी। जीडी सोंधी की अगर हम बात करें तो जीडी सोंधी जो महोदय थे, इनका पूरा नाम था गुरुदत्त सोंधी। ठीक, तो याद रखिएगा जीडी सोंधी को जनक कहा जाता है। 1951 दिल्ली में इसका क्या हुआ था? आरंभ हुआ था। इसका जो चिन्ह है यही है, पूरा उगता सूर्य में 11 छल्ले। अगर इसका मोटो पूछ ले कि इसका मोटो क्या है, तो हमेशा आगे की ओर। क्या? हमेशा आगे की ओर। ठीक, याद रखिए, ईवर ऑनवर्ड। क्या? इवन ऑनवर्ड मतलब आगे की ओर। आगे की ओर की बात जब भी आएगा यह इसी का है। एशियाई खेलों की अगर हम बात करें कि यह जो एशियाई खेल है, इसमें मैंने कल आपको बताया था, इसकी जो संस्था है, जो आधिकारिक रूप से संस्था बनाई गई, ओसीए, किसकी? ओसीए की, तो उसकी ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया वह कब बनी? 1982 ईस्वी में बनी। इसकी जो आधिकारिक कमेटी थी उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो याद रखिएगा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये जो इसमें क्या थे, इसकी जब शुरुआत हुई थी, इसका उद्घाटन करता कौन था पहले? उसका तो जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। लेकिन इसमें जो सहभागिता निभाई थी वो कौन थे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। तो याद रख, क्यों? क्योंकि वो आपके पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन याद रखिएगा जब भी जनक की बात आएगी जीडी सोंधी को हम कहते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको हम देख लेते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निर्भर करती है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किस पर निर्भर करती है? प्रारंभिक वेग पर, अंतिम वेग पे, गतिवर्धन वेग पे, अस्थायी वेग पे। बताओ क्या होगा? क्या होगा? किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किस पर निर्भर करती है? आप सभी बताइए। योगेंद्र कुमार जी, आप बिना पैसों के फुल एनर्जी में पढ़ाते हैं जंतर मंतर। योगेंद्र जी देखिए, जरूरी नहीं है कि पैसा आए तभी एनर्जी मिले। बस ये है कि कभी कभी खुशी मिलती है जब ज्यादा लोग देखते रहते हैं, ज्यादा लोग को फायदा होता है, तो ये लगता है किसी न किसी काम तो आ रहे हैं, किसी न किसी के तो काम आ रहे हैं। बस वही है, फालतू नहीं ना है। बस वही बात मेन होती है, मेन चीज वही होती है। तो इसको आप याद रखिएगा। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? प्रारंभिक वेग पर, अंतिम वेग पर, गतिवर्धन वेग पे या अस्थायी वेग पे। लेकिन जानते हैं कब आदमी थोड़ा सा नर्वस होता है? जब क्लास भी आप लोग शेयर नहीं करते हो तो मजा नहीं आता फिर। हाँ, तो जब आप क्लास शेयर कर, तो जितना ज्यादा लोग जुड़ते हैं उतना ज्यादा अंदर से एनर्जी निकल के आती है, उतना ज्यादा उतना अच्छी तरीके से पढ़ाने में क्या लगता है? मन लगता है। तो याद रखिएगा। तो अगर 92 क्वेश्चन नंबर 92 की अगर हम बात करें तो 92 नंबर का क्या होगा? तो यह होगा प्रारंभिक वेग पे। किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो निर्भर करती है उसके किस पे निर्भर करती है? तो प्रारंभिक वेग पर निर्भर करती है। याद रखिएगा। ठीक, चलिए, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशियाड, बिल्कुल। चलिए, तो यह जो होता है किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किस पर निर्भर करती है? तो प्रारंभिक वेग पर निर्भर करती है। यह किसका क्वेश्चन है? आपके किनेसियोलॉजी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलो, मानव शरीर में प्रधान ग्रंथि कौन सी होती है? इतनी बार इस क्वेश्चन को आपको मैंने बताया है, इतनी बार पढ़ाया है, इतनी बार समझाया है, इसके विषय में पता नहीं क्या क्या चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। ये देखो मेरी चाय भी आ गई है, तो जिन लोगों को चाय पीना है वो आ सकता है, चाय पी सकता है। ठीक है ना? क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते बोलते बोलते तो पानी चाय ये सब मिलता रहता है, तो थोड़ा गला सही रहता है। चलिए हम बात करते हैं अपने। सर जी बहुत लोग हैं जो क्लास चलाते हैं, जब एग्जाम का डेट आता है तो बंद कर देते हैं क्लास, तब भी लोग पैसे वालों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अच्छी बात है। देखिए नूर जी,
क्या नाम है, इत्तेसाम नूर जी। देखिए बाकी लोगों का हम नहीं जानते, अपने से हम क्या कर रहे हैं, बस हमें अपने को देखना चाहिए, अपने में क्या सुधार है उसको देखना चाहिए। बाकी लोग क्या करते हैं, लोगों का काम है करना, लोग करेंगे ही करेंगे। टीचर्स एकेडमी की एक खासियत है, यह सिर्फ और सिर्फ टीजीटी पीजीटी के ही लिए तत्पर रहती है। किसी भी स्टेट की वैकेंसी हो, कहीं की भी वैकेंसी हो। और एक खासियत बात बता दें आपको, टीचर्स एकेडमी हमेशा टॉपरों को भी देती है। आप रिजल्ट उठा के देखिए, चाहे जीआईसी प्रवक्ता का रिजल्ट हो, चाहे आप उठा के लीजिए 2021 का टीजीटी पीजीटी हो, चाहे आप डीएसएसबी एनबीएस का भी रिजल्ट आया है, काफी बच्चों का हुआ है, केवीएस का रिजल्ट आया, भी जो एमपी टेट हुआ था उसमें भी बहुत लोगों का रिजल्ट आया। तो वही चीजें होती हैं। बहुत लोग तो, मैंने तो केवीएस का पूरा पूरा सिलेबस कराया है और वो भी फ्री में कराया है और 2-2 घंटे क्लास लेके कराया है। जो लोग जुड़े थे उन सब लोगों को पता है। तो बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा, पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हैं हम इसे, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो पीयूष ग्रंथि होती है इसे ही हम प्रधान ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह सारी ग्रंथियों पे क्या करता है, नियंत्रण या कंट्रोल रखने का काम करता है। ठीक है ना। तो यार जनन ग्रंथि, गोनेड ग्रंथि की बात करें, यह कौन कौन सी होती है, तो जनन ग्रंथि जो होती है यह आपके क्या होती है, जो गोनेड ग्रंथि होती है इसमें पुरुषों की अगर बात करें तो पुरुषों में टेस्टीज आता है, जिससे क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन, या हम क्या कह सकते हैं आपका टेस्टोस्टेरोन जो नामक हार्मोन्स निकलता है वो इसी जनन ग्रंथि से पुरुषों में निकलता है। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं में कौन सी हार्मोन्स निकलता है, आप कृपया करके कमेंट करके हमें बता दें, क्योंकि इसके विषय में मैंने कई बार बताया है। बता दें तो वो ज्यादा बेटर होगा। अधिवृक्क ग्रंथि कौन होती है, जो आपके किडनी के ऊपर होती है, उसे हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। तो इन सब के विषय में आपको बताया ही है। तो चलिए आंसर नंबर क्या होगा, आंसर नंबर ए होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शारीरिक शिक्षा के इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता की अवधि है 3500 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व, 3570 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व, 3600 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व, 3250 ईसा पूर्व और 250 ईसा पूर्व। सर तभी तो बोल रहे हैं कि आपकी क्लास बहुत अच्छी है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलिए, रमेश चौरसिया, चाय में सर उत्तेजक पदार्थ होता है, बिल्कुल निकोटीन पाया जाता है भैया चाय में, सॉरी कैफीन पाया जाता है, चाय में कैफीन पाया जाता है। राइट सर जी, नशा है चाय, थैंक्स सर। चलिए, बिल्कुल ये महेश जी ने आंसर दिया है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। बिल्कुल महिलाओं में चंद्रभान जी ने भी आंसर दिया है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन 2 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं और इसके विषय में मैंने कई बार बताया है। तो चाय में क्या पाया जाता है, पूछता है कभी कभी, तो कैफीन पाया जाता है। कैफीन की भी मात्रा मैंने आपको बताई थी जब मैंने डोपिंग पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कितना परसेंटेज आपको कैफीन लेना है। ये नहीं कि आप कैफीन की मात्रा ज्यादा ले लिए और फिर आप जा रहे हो ओलंपिक में या किसी गेम को खेलने, तो वह भी, उसके लिए भी आपके ऊपर क्या है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो कैफीन की मात्रा भी मैंने आपको बताई है। तो 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से दे दीजिए। तो 94 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें तो 3250 ईसा पूर्व से लेके 3250 ईसा पूर्व से लेके 250 ईसा पूर्व तक होती है। कितना, 250 ईसा पूर्व तक होती है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी में ही मोहनजोदड़ो, ये सारी चीजें, नगरीय सभ्यता जो आई थी सिंधु घाटी की सभ्यता थी। तो नगरीय सभ्यता में क्या हुआ था कि नगरीकरण हो गया था। तो इन सब चीजों के विषय में आपको इसका हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, फिजिकल एजुकेशन में भी इसको पढ़ाया जाता है। अब आप समझ लो, हिस्ट्री ऐसी चीज होती है, क्योंकि हर एक चीज का इतिहास होता है, बिना इतिहास के कुछ भी नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों का चित्र संबंधित प्रतिवेदन नहीं है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, ओचाई, बाइनोमियल। बताओ क्या होगा, आंकड़ों का चित्र संबंधी प्रतिवेदन नहीं है, बताओ। इसमें यह कह रहा है जो आंकड़ा होता है वह चित्रों के द्वारा, चित्रों मतलब ग्राफ के द्वारा, चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें कि ग्राफ या चित्र का प्रयोग हम नहीं करते।
बताइए। तो अगर हम बात करें तो क्या होगा, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ओजाइव, बाइनोमियल। तो याद रखिए बाइनोमियल जो होती है, यह बाइनोमियल में हम क्या करते हैं, आप लोगों ने आंसर क्या दिया है इसका 95 का ए नहीं होगा भैया, हिस्टोग्राम में होता है। लेकिन बाइनोमियल की अगर हम बात करें तो बाइनोमियल में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, आपका आंकड़ा होता है, चित्र नहीं होता है, याद रखिएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस घटक नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, जल्दी से बता दो क्या होगा, बताओ क्या होगा। सॉरी, इसमें नहीं है, नहीं है, फिटनेस घटक है। देखिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ने में यही दिक्कत होती है। तो यही बताइए कौन सा फिटनेस घटक है। बताइए क्या होगा। 98 का निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस घटक है। प्रतिक्रिया क्षमता, चपलता, गति, पेशीय सहन शक्ति। अभी मैंने आपको बताया था मसल से जो भी रिलेटेड चीज है, मसल से जो भी रिलेटेड चीज होगी वह क्या होगी, वह स्वास्थ्य से संबंधित चीजें होंगी। तो यहां पे पेशी की बात कर रहा है तो पेशीय सहन शक्ति, पेशी, अरे यार क्या होगा, पेशीय सहन शक्ति, पेशीय लचक, पेशीय शक्ति, ये जितनी भी चीजें होती हैं वह क्या होती हैं, स्वास्थ्य के घटक होते हैं। लेकिन प्रतिक्रिया क्षमता, चपलता, गति, अगर इनकी बात करें हम तो ये सब क्या होती हैं, ये सब आपकी मोटर एबिलिटी होती हैं। तो याद रखिएगा, ठीक। तो हम क्या कहेंगे, पेशीय सहन शक्ति होती है, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके विषय में पहले ही बता दिया। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। क्या कह रहा है, शारीरिक एवं बौद्धिक प्रदर्शन करने को निम्नलिखित में से कौन सा तत्परता के विभिन्न स्तर को दर्शाता है। व्यग्रता, आक्रामकता, जागृति, एकाग्रता। शारीरिक एवं बौद्धिक प्रदर्शन, शारीरिक एवं बौद्धिक प्रदर्शन करने को निम्नलिखित में से कौन सा तत्परता के विभिन्न स्तर को, मतलब किसी भी कार्य के तत्पर होने के जो स्तर होते हैं उसमें उसको दर्शाता है। व्यग्रता, आक्रामकता, जागृति, एकाग्रता। बताइए क्या होगा आप सभी का आंसर, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, आप सब हमें बताइए क्या होगा, बताइए। व्याग्रता मतलब व्याधा, आक्रामकता, क्या कह रहा है, आक्रामकता एवं एकाग्रता या जागृति। तो इसका आंसर आप सब क्या बताओगे, जल्दी से बता दो। डी 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 97 का डी क्या होगा, एकाग्रता। बिल्कुल, बौद्धिक, शारीरिक एवं बौद्धिक प्रदर्शन करने को निम्नलिखित में से कौन सा तत्परता के विभिन्न स्तर को दर्शाता है। तो तत्परता की अगर हम बात करते हैं, ध्यान केंद्रित की बात करता है तो एकाग्रता आ जाएगा, लेकिन यहां तत्परता की बात कर रहा है तो यहां पे आंसर क्या होगा, जागृति होगी। क्या होगा, जागृति होगी। तो जिन लोगों का आंसर सी है उन सभी का आंसर सही है, जिन लोगों का आंसर सी है उन लोगों का आंसर क्या है, सही है। याद रखिएगा डी नहीं होगा। एकाग्रता की बात आएगी तो वहां पे ध्यान केंद्रित की बात आएगी, ध्यान को केंद्रित करने की बात आएगी। लेकिन बौद्धिक और शारीरिक तत्परता की बात कर रहा है कि तत्परता का जो स्तर है उसकी बात कर रहा है, तो वह क्या होगा, एकाग्रता होगा, सॉरी जागृति होगी, न कि एकाग्रता होता है। ठीक, चलिए कंसंट्रेशन, बिल्कुल जागृति, बहुत बढ़िया। कंसंट्रेशन को का ही क्या है, हिंदी में जागृति होता है। चलो, खेलों में उच्च प्रदर्शन है जिस स्तर की व्याग्रता की आवश्यकता होती है, मतलब किस प्रकार की
व्याग्रता की आवश्यकता होती है, बहुत ऊंचे स्तर की, इष्टतम स्तर नीचे। व्याग्रता कहने का मतलब क्या होता है? आक्रामकता की बात कर रहा है कि आक्रामकता की कितनी जरूरत होती है, कितना ज्यादा आपको चाहिए आक्रामकता की या चिंता की, व्याधा की जो चिंता होती है ना, टेंशन की कितनी जरूरत होती है, उसकी बात कर रहा है। बहुत ऊंचे स्तर की, उच्च स्तर की, इष्टतम स्तर की, नीचे स्तर की। तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? खेलों में उच्च प्रदर्शन हेतु जिस स्तर की व्याग्रता की आवश्यकता होती है से क्या कहते हैं? बहुत ऊंचे स्तर की, इष्टतम स्तर की, नीचे स्तर की। आदमी कहता है ना, कोई भी चीज अति से ज्यादा क्या होती है? बुरी होती है। अति से ज्यादा बोलना भी बुरा होता है। अति की भली न धूप, कैसा कहा गया है ना, अति की भली न चूप। तो वही वाली हाल है। हाँ, तो बहुत ऊंचे स्तर की बात की जाएगी तो यह गलत होगा, ऊंचे स्तर की भी गलत होगा, नीचे स्तर की भी गलत होगा। लेकिन इष्टतम मतलब क्या होता है? मध्यम की बात करता है कि मध्यम जो होगा क्या होगा? मध्यम। तो मध्यम स्तर का क्या चाहिए होता है? आपकी इष्टतम स्तर या मध्यम स्तर का ही क्या चाहिए होता है आपको? कोई भी चीज, चाहे वह लोड हो चाहे जो हो, वह हमेशा ऑप्टिमम होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए, उससे कम नहीं या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज ऑप्टिमम होनी चाहिए। चलो 99, हथेली को आगे या ऊपर की ओर घुमाने को क्या कहते हैं? हथेली को आगे या ऊपर घुमाने को क्या कहते हैं? इन्वर्जन कहते हैं, एक्जर्सन कहते हैं, प्रोनेशन कहते हैं, सुपाइनेशन कहते हैं। बताओ क्या होगा? और यह क्वेश्चन रिपीटेड भी क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा? हथेली, ये जो हथेली है, ये हथेली है, हथेली को क्या कह रहा है? आगे या ऊपर की ओर। ऊपर की ओर जब कर दिए तो क्या हो गया? सुपाइनेशन। याद रखना क्या होगा? सुपाइनेशन होगा, क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोनेशन और दूसरा क्या होता है? सुपाइनेशन। प्रोनेशन क्या होता है? सर के बल लेटना। जैसे तुम सीधे सीधे लेटते हो तो सर के बल कोई चीज है, मतलब जिसका फेज ऊपर हो, मेन सरफेस जो होता है, जो मेन भाग होता है वह ऊपर होगा किसी भी ऑर्गन का या किसी भी मूवमेंट में, उसका मेन मुख्य जो भाग होगा, मतलब जैसे हाथ है तो हाथ का हथेली जब ऊपर की ओर होगा, मतलब इसी पोजीशन में तो तुम लेटते हो, तो ये जो लेटने का वह होता है क्या? सुपाइनेशन। प्रोनेशन क्या होता है? इसी को पलट दो, इस वाले पोजीशन में आ जाओगे, मतलब अपनी शरीर को क्या कर लो? अधोमुख में ले जाओ, अपना मुंह क्या करो? नीचे की तरफ, पीठ ऊपर की तरफ, उसे हम प्रोनेशन कहते हैं। इन्वर्जन, और इन्वर्जन की बात करें तो अंदर की, इन मतलब अंदर की ओर, जब हम एक्सिस से अंदर की ओर ले आते हैं, एक्सिस की ओर ले आते हैं तो उन्हें इन्वर्जन कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक। चलो, मानव शरीर की
बताइए, अब आ रही है आवाज? एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार आप लोग बता दीजिए कि आवाज क्लियर है। अब बता दीजिए, आवाज आ रही है? आवाज अब आ रही है आप लोगों की? बता दीजिए, आवाज अब आ रही है? बताइए क्या होगा? आवाज आ रही है? चलिए, आवाज आ रही है, क्लियर है, ठीक है ना? तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक, कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 101 नंबर का क्वेश्चन है। और ये देखिए, 101 रुपए में लोग क्या होता है शुभ के लिए देते हैं, यहां सेल ही खत्म हो गया। हाँ, 101 रुपए में सेल ही खत्म हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, तो हम इसकी बात करते हैं। तो क्या होगा? 400 मीटर रिले दौड़ में दूसरी लेन की जो दूरी होती है वह होती है कितना? 10.57 मीटर। कितना होगा आपका? होगा 10.57 मीटर होता है। तो याद रखिएगा, यही इसका आंसर होगा। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। आंसर नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलो 102 नंबर की हम बात करते हैं। 102 नंबर क्या कह रहा है? आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता बियरन पी कुर्बर्टीन, बीपी कुर्बर्टीन का संबंध है फ्रांस से, इंग्लैंड से, यूएस से, डेनमार्क से। आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता या आधुनिक ओलंपिक के जनक बियरन पी डी कुर्बर्टीन की बात कर रहा है कि यह किस देश के थे? फ्रांस के थे, इंग्लैंड के थे, यूएस के थे या डेनमार्क के थे? कहां के थे? किस सन में? 102 का सी 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 कौन सी दे रहा भैया? सी सी बोतल ना करो, याद रखना। फ्रांस के थे। कहां के थे? फ्रांस के थे। तो ओलंपिक के जन्मदाता जो पियरे डी कुर्बर्टीन है वह कहां के थे? तो वह थे फ्रांस के थे। और फ्रांस के होने के साथ ही साथ अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो आप क्या बताओगे कि इनका जन्म कब हुआ था? तो याद रखना 1863 ईस्वी में हुआ था। और प्रथम ओलंपिक कब हुआ था? तो प्रथम ओलंपिक आप कब बताओगे? तो प्रथम ओलंपिक हुआ था 1896 ईस्वी में। कहां पे हुआ था? एथेंस में हुआ था। और उसी के लिए इनको क्या कहा जाता है? इनको जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने ही क्या किया था? आधुनिक ओलंपिक को शुरू कराने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। याद रखिएगा। हृदय के दाएं निलय से रक्त को शुद्ध करने के लिए किस धमनी द्वारा फेफड़े तक ले जाया जाता है? किस भाग से? दाएं भाग से। हैप्टिक धमनी, रीनल धमनी, कोरोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी। बताओ क्या होगा? बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? क्या होगा? बताइए। हृदय के दाएं निलय से, अगर देखो हृदय जो होता है, हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक, ये आपका क्या होता है? ये आपका हृदय होता है। क्या होता है? यह आपका हृदय होता है। तो इस हृदय में ये जो होता है इसे हम कहते हैं दायां आलिंद। इसको क्या कहते हैं? दायां निलय। यहां होता है अशुद्ध रक्त। यहां जो रक्त होता है वह होता है अशुद्ध। और यहां जो रक्त होता है वह कैसा रक्त होता है? तो वह होता है शुद्ध रक्त। क्या होता है? तो वह जो होता है वह होता है आपका शुद्ध रक्त। तो सॉरी, ये अशुद्ध और ये अशुद्ध। और इधर साइड जो होता है वह कैसा रक्त होता है? तो वह होता है
शुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है। तो यहां पे जो ये अशुद्ध रक्त आ रहा है, इस अशुद्ध रक्त को यहां से, इस भाग से एक जो है धमनी लेके जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं, कहां पे ले जाती है ये? तो यह ले जाती है आपके, अरे यार इसमें बनेगा ही नहीं, यह ले जाती है आपके लंग्स तक। कहां तक? ये ले जाती है आपके लंग्स तक। तो ये जो लंग्स तक ले आने का कार्य कर रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं आपकी पल्मोनरी धमनी। क्या? पल्मोनरी धमनी का, पल्मोनरी धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्मोनरी धमनी कहते हैं। और ये जो पल्मोनरी धमनी होती है, इसमें कैसा रक्त बहता है? तो अशुद्ध रक्त बहता है। अब याद रखना, मैंने दो चीजें बताई थी, एक होती है धमनी और एक होता है आपका क्या? सिरा। क्या होता है? सिरा। अगर धमनी की बात करें तो धमनियां क्या करती हैं? धमनियां जो हैं, आपका जो ब्लड है वह हृदय से अंगों की ओर ले जाती है। कहां? हृदय से अंगों की ओर। कहां? सॉरी, अंगों की ओर ले जाती हैं। ठीक। और सिराएं जो होती हैं, यह क्या काम करती हैं? यह जो सिराएं होती हैं, यह जो है ब्लड को, किसको? ब्लड को कहां से? अंगों से। कहां से? अंगों से कहां ले जाती हैं? अंगों से हृदय में ले आती हैं। कहां? हृदय में ले आती हैं। मतलब इसमें क्या बहता है? इसमें बहता है शुद्ध रक्त और इसमें क्या बहता है? अशुद्ध रक्त। परंतु एक ऐसी सिरा और एक ऐसी धमनी होती है जो उल्टा काम करती है। एक होती है पल्मोनरी धमनी, जिसमें क्या बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा? अशुद्ध रक्त बहता है। और एक होती है पल्मोनरी सिरा। क्या? पल्मोनरी सिरा। और इस पल्मोनरी सिरा में क्या बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। उल्टा काम करती है। ठीक। तो याद रखिएगा, शुद्ध रक्त किस धमनी द्वारा फेफड़े तक ले जाया जाता है? तो यहां पे शुद्ध करने के लिए ले जाया जा रहा है, तो यह यही होगा। कोरोनरी धमनी की बात करें तो कोरोनरी धमनी क्या करती है? हृदय को, क्या? हृदय को शुद्ध रक्त पहुंचाती है। क्या करती है? शुद्ध रक्त पहुंचाने का जो कार्य है, यह आपकी कोरोनरी धमनी करती है। अगर आपसे बात करें रीनल धमनी की, तो ये जो रीनल धमनी होती है, यह क्या करती है? यह जो गुर्दा होता है, गुर्दा होता है, कहने का मतलब जो किडनी होती है, किडनी को जो रक्त पहुंचाने का काम करता है, जो शुद्ध रक्त पहुंचाने का काम करता है, वह करती है रीनल धमनी। हैप्टिक की बात आएगी तो हैप्टिक शब्द जहां दिखेगा वहां आप सब सभी समझदार हो, इसे हम क्या कर, मतलब कि लीवर को जो आपका क्या पहुंचाता है, जो शुद्ध रक्त पहुंचाता है, उसे हैप्टिक धमनी कहेंगे। तो यह रही बात। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हंसते हुए मुस्कुराते हुए 104 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत सायंकाल विधि, क्या? साइकिल विधि द्वारा 8 टीमों के बीच कुल मैचों की संख्या कितनी होगी? लीग प्रतियोगिता की बात कर रहा है कि लीग प्रतियोगिता में साइकिल विधि की बात कर रहा है, तो बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा?
किसकी बात कर रहा है? लीग प्रतियोगिता की बात कर रहा है। तो लीग प्रतियोगिता की जब भी बात करेगा तो इसके अंतर्गत 8 मतलब कितने मैच होंगे टोटल? आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है? सी। बहुत बढ़िया, लाजवाब आंसर है 28 नंबर। इस क्वेश्चन को ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हो, तो इसको हम ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। चलो, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है? इसको भी मैंने आप लोगों को बताया ही था कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है। यह भी मैंने बताया था कि विटामिन 2 प्रकार की होती हैं। विटामिन, इनको भी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। विटामिन 2 प्रकार की, एक वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, और दूसरी क्या होती है? जल में घुलनशील। कहां? जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं? कीड़ा, KEAD, कीड़ा। और इसकी बात करें तो भैंस गई पानी में, मतलब बी और सी। तो यहां बी है नहीं, तो क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा। कौन सा है जो पानी में घुलनशील है? तो आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है? बी आ रहा है। बहुत बढ़िया, लाजवाब आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। दार्शनिक शोध को यह भी कहा जाता है तर्कमूलक शोध, प्रत्याक्षिक शोध, संकल्पनात्मक शोध, व्यवहार परक शोध। दार्शनिक शोध दर्शन की बात कर रहा है कि दार्शनिक शोध कौन सा होता है? दार्शनिक शोध क्या होती है? चलिए, उदयवीर, प्रियंका, रमाकांत, अजय, जयप्रकाश सिंह, जयप्रकाश गुप्ता, रमाकांत, भरत सिंह, अल्पना, PM, रमेश। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? आप सब आंसर दीजिए, क्या होगा? क्या होगा? बताइए। चलो, तो अगर इसकी मैं बात करूं तो क्या होगा? संकल्पनात्मक शोध होगा। संकल्पनात्मक शोध कहने का मतलब यह है, जो दार्शनिक शोध होता है उसको हम संकल्पनात्मक शोध कहते हैं। इसमें क्या होता है? दर्शन की व्याख्या किया जाता है, किसी भी शोध के विषय में विस्तृत वर्णन किया जाता है, विस्तृत रूप से संकल्पनाएं की जाती हैं, नए नए सिद्धांतों को रखा जाता है, पुराने सिद्धांतों का नवीनीकरण किया जाता है। ये सब बातें जब भी आएंगी तो वहां पे संकल्पनात्मक शोध की बात होगा, जो कि दार्शनिक शोध के अंतर्गत आता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खेलों के पुनरावृत्ति सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? कार्ल ग्रुस ने, जी स्टैनली हॉल ने, मैकडूगल ने, सिगमंड फ्राइड ने। बताइए क्या होगा? जल्दी से आप सब हमको बता दें। कार्ल ग्लूस, जी स्टैनली हॉल, उसके बाद अगर बात करें हम मैकडूगल, सिगमंड फ्रायड। बताइए क्या होगा? कार्ल ग्रुस की अगर हम बात करें तो कार्ल ग्रुस ने क्या दिया था? भविष्य धारणा का सिद्धांत दिया था। क्या? भविष्य धारणा का सिद्धांत क्या दिया था? भविष्य धारणा का सिद्धांत दिया था। जी स्टैनली हॉल की अगर हम बात करें कि जी स्टैनली हॉल ने क्या दिया था, तो आप क्या बताओगे कि जी स्टैनली हॉल ने क्या दिया था? बताओ जल्दी से, जी स्टैनली हॉल ने क्या दिया था?
तो पुनरावृत्ति सिद्धांत की अगर हम बात करें कि पुनरावृत्ति सिद्धांत की बात किसने कही थी, तो आप क्या बताओगे? पुनरावृत्ति सिद्धांत की बात किसने कही थी? तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे पुनरावृत्ति सिद्धांत की बात कौन करेगा। सर तर्क मूलक में तो होता है। चलिए, तो अगर हम बात करें कि जी स्टैनली हॉल की, तो ये जो जी स्टैनली हॉल है यह पुनरावृत्ति सिद्धांत को कहते हैं। किसको कहते हैं? पुनरावृत्ति सिद्धांत की बात कौन करता है? जी स्टैनली हॉल कहते हैं। सिगमंड फ्राइड की अगर हम बात करें तो क्या करते हैं? मनोविश्लेषणवाद। क्या? मनोविश्लेषणवाद, ईड ईगो और सुपर ईगो की बात कौन करता है? आपके यही करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इन सब के विषय में। चलते हैं हम आगे कि अगला हमारा क्या होगा। ठीक, चलिए। क्रमाकुंचन होता है ट्रैकिया में, स्टमक में, लीवर में, एसोफेगस। बताइए क्या होगा? सर तर्क मूलक में तो होता जी, मतलब क्या है भैया? रमेश चौरसिया जी क्या है? तर्क मूलक सिद्धांत अगर आपका संकल्पनात्मक नहीं होता तब होता। संकल्पनात्मक है मतलब तर्क मूलक नहीं होगा, क्योंकि दर्शन जो होता है वह शोध करने की बात होती है और वह किसकी बात होती है? संकल्पना की बात करता है। संकल्पनाओं को देखता है, धारणाओं को देखता है। तो जो संकल्पना होती है या धारणा होती है, उन धारणाओं या सिद्धांतों की बात करता है, मतलब संकल्पना की बात कर रहा है। तो सिद्धांत की बात है तो वह क्या हो जाएगा? वह आपका दार्शनिक शोध होगा, आपका संकल्पनात्मक शोध ही। याद रखिए, अगर यह नहीं होता तब तब क्या होता? तर्क मूलक होता है। दार्शनिक तर्क तो देते हैं जरूरी, लेकिन वो सिद्धांतों पे ज्यादा भरोसा करते हैं। देखिएगा, इसीलिए सारे लोग जितने भी दार्शनिक हुए हैं कुछ न कुछ सिद्धांत जरूर दिए हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ठीक। चलिए, क्रमाकुंचन की बात करता है। क्रमाकुंचन क्या होता है? क्रमाकुंचन यह होता है, अब समझ लो, एक पाइप लेना, उस पाइप में एक गोली डालना और उसको इस तरफ से उस तरफ निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे? या जैसे नाड़ा होता है, अपने नेकर का नाड़ा निकल जाए, पैजामे का नाड़ा निकल जाए, तो तुम क्या करते हो? उसको किसी न किसी सॉलिड चीज में फंसाते हो और एक तरफ से डालते हो। तो पहले फिर क्या करते हो? पहले उसको चिंगोड़ते हो, फिर आगे बढ़ा देते हो, फिर चिंगोड़ते हो, फिर आगे बढ़ा देते हो, फिर चिंगोड़ते हो, फिर। तो वही जो ऐसे सिकुड़ते हो फिर फैलाते हो, उससे क्या होता है? धीरे धीरे एक तरफ से घुसता है और दूसरी तरफ से निकल आता है। सेम वही प्रक्रिया क्या होती है? क्रमाकुंचन की प्रक्रिया होती है। और यह कहाँ होती है? यह स्टमक में नहीं, लीवर में नहीं, कहाँ होती है? एसोफेगस में होती है। कहाँ होती है? आपको एसोफेगस के अंतर्गत होती है। चलो अगले, यह पाचन का भाग है। चलो, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पटियाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, जीसी बग्गा, डॉक्टर के.एम. श्रीमाली, इंदिरा गांधी। बताओ किसके द्वारा किया गया था? 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सब बताइए क्या होगा? भूख लगने लगी क्या? भागने लगे आप लोग? भूख लगने लगी क्या? हाँ, अरे आराम से बैठ के खाना भी खाते रहो, पढ़ते भी रहो। अभी तो 1.5 घंटे हुए हैं, कहाँ ज्यादा हुआ है? अभी तो 1.5 घंटे हुए हैं और आप लोगों को भूख लगने लगी हो तो आप खाना खा ले। अब ये सोचो बिना मैं खाए पिए मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ने को तैयार नहीं है। ये कोई बात है? पढ़ाने वाले वो लोग कहते हैं लोग फ्री में नहीं शिक्षा बांट रहे। लोग फ्री में बहुत शिक्षा बांट रहे हैं, लेने वाले नहीं है। अभी मैं यहाँ पे नाचता होता, अभी रील बनाता होता तो देखते अभी खूब बढ़िया से लोग देखते होते, है ना? ऐसा चलता है ना। रील के लिए आप थकोगे नहीं, 2-2 घंटे देख लोगे लेकिन आपको थकान नहीं लगेगी। तो यही सारी चीजें हैं, यही कमियां हैं हमारे देश में या हमारे युवाओं में। ठीक, चलिए, तो क्या होगा? डॉक्टर के.एल. श्रीमाली, कौन? डॉक्टर कौन? के.एल. श्रीमाली जी ने ही क्या किया था? नेता सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पटियाला का उद्घाटन किया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो
1961 में हुआ था। किस सन में हुआ था? 1961 में हुआ था। किस सन में? 1961। अगर डेट पूछ ले तो याद रखना 7 मई 1961 को हुआ था। ठीक, चलिए। वहां के जो महाराजा थे उन्होंने अपनी जमीन इसके लिए दान कर दी थी। डेकाथलॉन स्पर्धा को कुल कितने दिन खिलाड़ी पूरा करता है? 1 2 3 4। डेकाथलॉन की बात कर रहा है और इसके विषय में मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, डेकाथलॉन के विषय में कि कौन कौन सी चीजें होती हैं डेकाथलॉन में। ठीक, चलिए बताइए क्या होगा। डेकाथलॉन किसके लिए होता है? तो अगर डेकाथलॉन की बात करें तो यह पुरुषों के लिए होता है। और यह किसमें कितने इवेंट होते हैं? 10 इवेंट होते हैं। कितने अंकों का होता है? तो 1200 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 1200 अंकों का होता है। इसमें टोटल कितने इवेंट होते हैं? 10 इवेंट होते हैं। कितने दिन में होता है? तो 2 दिन में होता है। फर्स्ट दिन कौन कौन सा होता है? अगर हम बात करें प्रथम दिन की, कि प्रथम दिन कौन कौन सा इवेंट होगा, तो मैंने बताया था 100 मीटर रास्ता वह फेंकते कूदते, 100 मीटर लंबा रास्ता वह फेंकते कूदते पार कर गया। क्या? 100 मीटर रास्ता वह फेंकते कूदते पार कर गया। मतलब प्रथम दिन पहले 100 मीटर, फिर लंबी कूद, मतलब लंबा रास्ता, लंबी कूद, 100 मीटर, 100 मीटर, ठीक, लंबी कूद। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर क्या होगा? फेंकते, फेंकते मतलब 60 फुट, 60 फुट फेंकते, कूदते मतलब फिर क्या करेगा वह? हाई जंप, मतलब कूदेगा, ऊंची कूद, ऊंची कूद। ऊंची कूद के बाद क्या करेंगे हम? ऊंची कूद के बाद फिर क्या? 400 मीटर तय करके पार कर गया, मतलब 400 मीटर। तो याद रखिएगा क्या होगा, यह हमेशा याद रखना, दोनों दिन में पहली और आखिरी दौड़े ही होती हैं। क्या होंगी? पहला इवेंट और आखिरी इवेंट हमेशा दौड़ ही होती है, पहले दिन भी और दूसरे दिन भी। तो अब दूसरे दिन की बात करें कि दूसरे दिन कौन कौन सा इवेंट होता है, तो दूसरे दिन की अगर हम बात करें तो 110 बाधा तक वह डिस्को करते हुए, क्या 110 मीटर की जो बाधा है वह डिस्को करते हुए, मतलब नाचते हुए, डिस्कस करते हुए, लट्ठे और भाले की सहायता से, किसके? लट्ठे और भाले की सहायता से 1500 तक कहो तो वह पार कर जाए। कहने का मतलब यह है 110 मीटर की बाधा, 110 मीटर बाधा दौड़, ठीक, 110 मीटर की बाधा वह डिस्को मतलब डिस्कस थ्रो, डिस्कस करते हुए किसकी सहायता से? लट्ठे और भाले की सहायता से। तो लट्ठे मतलब क्या होगा? बांस कूद, बांस कूद मतलब क्या होगा? पोल वाल्ट, पोल वाल्ट, पोल वाल्ट। पोल वाल्ट के बाद अगर हम बात करें तो भाला, भाले के बाद अगर हम बात करें तो फिर क्या होगा? सहायता से 1500 तक कहो तो वह पार कर जाए। लास्ट में मैंने बताया तो 1500 मीटर दौड़, 1 2 3 4 5, यही 5 इवेंट दूसरे दिन, यही 5 इवेंट पहले दिन। मतलब कितने दिन में होता है? 2 दिन के अंदर होता है। ठीक है ना? चलिए बताइए क्या होगा। ठीक, तो याद रखिएगा दोनों चीजें, क्या कि पहला क्या है? लिख लो 100 मीटर लंबा रास्ता, लिख दे, क्या लिखो? 100 मीटर लंबा रास्ता, 100 मीटर लंबा रास्ता वह फेंकते कूदते वह फेंकते कूदते कहो तो 400 तक पार कर दे, कर दे। ठीक, दूसरे दिन की बात करें हम तो दूसरे दिन के लिए क्या लिख लो? लिख लो 110 मीटर, 110 मीटर बाधा, क्या 110 मीटर बाधा वह डिस्को करते हुए, डिस्को करते हुए किसके?
बांस और भाले की मदद से 1500 तक दौड़ गया या पार कर गया। ठीक, तो याद रखिएगा ये दोनों ट्रिक, ये क्या है, ये प्रथम दिन की है और यह दूसरे दिन की है। और यह क्या होता है, यह सीक्वेंस से आपसे पूछता भी है। साधना जी गुड इवनिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, याद रखिएगा 110 मीटर दौड़ में वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? 5 सेकंड, 10 सेकंड, 13 सेकंड, 15 सेकंड। जल्दी से बताइए क्या होगा। रमेश चौरसिया, शानदार ट्रिक, थैंक यू रमेश जी। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे अक्सर चीजें मैंने ट्रिक से ही बताता हूं। जैसे स्पोर्ट ट्रेनिंग, बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है कि स्पोर्ट ट्रेनिंग कौन किसने इजाद किया, तो इसको मैं बहुत आसान तरीके से ट्रिक से आप लोगों को बताया हूं। आप जाएंगे देखेंगे तो शॉर्ट वीडियो पड़ी होगी। शॉर्ट वीडियो भी देखना हो ना तो आप ऐसी वीडियो देखें जिसमें कि आपको कुछ मिले, ऐसा नहीं। रील भी देखना हो तो ऐसे रील देखें जिसमें आपको कुछ मिले, ठीक है ना, याद रखिए। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 मीटर दौड़ में वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? तो वायु का वेग 100 मीटर में अगर बात करें तो कितने सेकंड के लिए? 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड के लिए नापा जाता है। लेकिन अगर 5 सेकंड की बात करें तो लंबी कूद में जो होता है वह 5 सेकंड के लिए होता है, और 10 सेकंड के लिए जो होता है किसमें होता है, यह आपकी किसमें होता है, 100 मीटर में होता है। किसके लिए? 100 मीटर के लिए होता है। तो यह दोनों चीज याद रखना, यह अक्सर पूछा जाता है। तो याद रखिएगा क्या होगा, 10 सेकंड के लिए। 100 मीटर में कितने सेकंड के लिए? 10 सेकंड के लिए। यहां पे सी कौन आंसर दे रहा है? 11 का। सी कौन दे रहा है भैया? 11 का। सी भी लोग आंसर दे रहे हैं 13 सेकंड के लिए। भैया 13 सेकंड नहीं, 10 सेकंड और 5 सेकंड के लिए होता है। 10 सेकंड के लिए किसमें नापा जाता है? आपकी जो क्या होती है, आपका जो 100 मीटर होता है इसके लिए होता है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह में बना पीला छल्ला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। बताइए। इस क्वेश्चन को मैंने आपको कराया भी है। रमेश चौरसिया जी देखते हैं सर आप मेहनत बहुत करते हैं। रमेश चौरसिया जी मेहनत नहीं करते, बस आप लोगों का प्यार है कि हमको खींच ले आता है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों का प्यार और दुलार है कि हमको खींच ले आता है और कुछ नहीं। आप लोगों से भी 4 बातें हो जाती हैं, और क्या चाहिए। जिंदगी में अगर आए हो तो कुछ तो करके जाओ, किसी के काम तो आके जाओ। हाँ, बाकी यही होगा कि अभी तक जब तैयारी करने का टाइम होगा लोग चलाएंगे नहीं क्लास। जैसे ही आप लोगों का क्या आ जाएगा, एग्जाम आ जाएगा, फिर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो वो काम नहीं करना। शुरू से ही क्लास चलाओ, जब बच्चा तैयारी कर ले, अपने आप को निखार ले, ठीक है ना। तो पीला छल्ला। और देख चीज बता दे, किसी भी टीचर को पढ़ाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे मैं हूं चाहे दुनिया का कोई भी टीचर। पढ़ना है आपको खुद पड़ेगा, आपकी मेहनत आपको काम देगी। अगर आप मन लगा कि ईमानदारी से पढ़ोगे तो आप ही की मेहनत आपको काम देगी। तो याद रखना, पीले छल्ले की बात करें तो यह किसको बताता है? यह एशिया को बताता है। किसको? एशिया को। ऑस्ट्रेलिया किसको बताता है? हरे छल्ले को। अफ्रीका किसको बताता है? काले छल्ले को। और अमेरिका किसको बताता है? लाल छल्ले को बताता है। नीला किसको बताता है? तो नीला बताता है, नीला आपका बताता है किसको? यूरोप को बताता है। किसको? यूरोप को बताता है। और इसके विषय में मैंने आपको बताया ही था। तो चलिए क्या होता है 113। अकृत परिकल्पना को यह भी कहते हैं अनुसंधानीय परिकल्पना, सांख्यिकी परिकल्पना, वैकल्पिक परिकल्पना, अंतरहीन परिकल्पना। बताइए क्या होगा, क्या होगा?
क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो याद रखना, अंतरहीन परिकल्पना होती है, और यह टीजीटी में आपको अनुसंधान से पूछता नहीं है, तो इससे हम ज्यादा क्वेश्चन इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। टीजीटी के आपके उसमें है ही नहीं। मोटेपन का मापन निम्न द्वारा किया जाता है: गोनियोमीटर द्वारा, स्कोलियोमीटर द्वारा, स्पाइरोमीटर द्वारा, स्किन फोल्ड कैलिपर द्वारा। बताइए क्या होगा? क्या होगा? अगर गोनियोमीटर की अगर हम बात करें, तो ये जो आपका गोनियोमीटर होता है, यह किसके लिए होता है? तो गोनियोमीटर आपका लचक के लिए होता है। टीचीमीटर किसके लिए होता है? लचक के लिए होता है, याद रखिएगा। स्कोलियोमीटर की बात करें तो स्कोलियोमीटर जो होता है, स्कोलियोसिस के लिए होता है। किसके लिए? स्कोलियोसिस के लिए होता है। मतलब जो आपकी क्या होती है, जो आपकी स्पाइन होती है, उसका वक्र होना स्कोलियोसिस कहलाता है। स्पाइरोमीटर की बात करें तो वायु क्षमता, स्पाइरोमीटर हृदय, आपके फेफड़े की जो वायु क्षमता है उसको नापने के लिए होता है। किसके लिए? फेफड़े की वायु क्षमता को नापने के लिए होता है। स्किन फोल्ड कैलिपर की बात करें तो इसके द्वारा हम क्या नापते हैं? इसी के द्वारा हम मोटेपन को नापते हैं। ठीक है ना? तो याद रखिएगा। चलो 115 क्या कह रहा है? स्नायु का खींचना कहलाता है। स्नायु का खींचना क्या कहलाता है? स्प्रेन, स्ट्रेन, एवर्जन एवं कंट्यूजन। बताओ क्या कहेंगे? स्प्रेन का खींचना क्या कहलाता है? अब अगर मैं बात करूं तो दो चीजें होती हैं, एक होता है लिगामेंट और एक क्या होता है? टेंडन होता है। ठीक, लिगामेंट की बात करें तो मैंने आपको बताया था बीबी लापरवाह है। बीबी लापरवाह है मतलब क्या? बोन और बोन को जोड़ने वाली जो तंतु होती है उसे हम लिगामेंट कहते हैं। टेंडन की बात करें तो टेंडन क्या होता है? बीएम सर। बीएम सर क्या है? हमारे यहां मैथ के टीचर हैं, तो याद रखना बीएमटी मतलब आपका बोन और मसल को जो जोड़ने वाला तंतु होता है उसे हम टेंडन कहते हैं। तो याद रखना, जो लिगामेंट में चोट होती है उसे हम कहते हैं स्प्रेन। क्या कहते हैं? स्प्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रेन कहते हैं। और टेंडन में जो चोट आती है, टेंडन में भी क्या आता है? एक सेकंड दीजिएगा, फिर से वही समस्या आ गई। फिर से वही समस्या आ गई, एक सेकंड दीजिएगा आप लोग।
नहीं आ रही है, अब आ रही होगी वॉइस अब आ रही होगी। चलिए वॉइस आने लगी होगी, एक बार चेक करिए, वो माइक एक्चुअली बंद कर देते थे ना तो इस वजह से अब सही होगा। अब आवाज आ रही होगी, अब आ रही होगी, देखिए भरत सिंह जी अब आ रही होगी, अब आ रही होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी होगा, टी टेस्ट। क्या होगा? टी टेस्ट होगा। क्या होगा? टी टेस्ट होगा। देखिए आवाज आ रही होगी अब भैया, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए क्या होगा। चलिए 117 की हम बात करते हैं, 117 का क्या होगा? 117 का क्या होगा? आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन में पेशियां होती हैं। आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन में पेशियां सिकुड़ती हैं, लंबी होती हैं, न सिकुड़ती हैं न ही फैलती हैं। जितनी लंबी होती है उतनी ही सिकुड़ती हैं। आइसोमेट्रिक आइसो 118 किस विख्यात हॉकी खिलाड़ी द्वारा गोल्डन हैट्रिक पुस्तक लिखी गई है? अजीत पाल, ध्यानचंद, बलबीर सिंह, सुरजीत सिंह। बताइए क्या होगा? गोल्डन हैट्रिक की बात हो रहा है कि गोल्डन हैट्रिक किसने लिखा है? गोल्डन हैट्रिक किसने लिखा है? तो वॉइस आ रही होगी भैया, वॉइस आ रही होगी। वॉइस क्यों नहीं आ रही है? वॉइस तो आ रही होगी। वॉइस देखिए भाई, एक मिनट और देख लीजिए, वॉइस आ रही होगी भाई, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। वॉइस कैसे नहीं आ रही है? एक बार बता दीजिए, वॉइस आ रही है? बता दीजिए वॉइस आ रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी होगा, बलबीर सिंह। क्या होगा? ध्यानचंद ने क्या लिखा है? गोल। क्या लिखा है? गोल की बात आएगी तो गोल जो है किसने लिखा है? मेजर ध्यानचंद ने लिखा है। चलो 119 की बात करते हैं। खेलों से संबंधित उत्तम गतिविधियां करने के लिए शरीर के विभिन्न अवयवों का सामंजस्य बनाए रखने के लिए आ तो रही भैया, काहे कह रहे हो कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। आप अपना भैया ईयरफोन चेक कर लो अजय जी, ठीक है ना। खेलों से संबंधित उत्तम गतिविधियां करने के लिए शरीर के विभिन्न अवयवों का सामंजस्य बनाने की योग्यता को क्या कहते हैं? लय योग्यता, प्रतिक्रिया योग्यता, युगमन योग्यता क्या कहते हैं? खेल से संबंधित उत्तम गतिविधि करने के लिए शरीर के विभिन्न अवयवों का सामंजस्य बनाना क्या कहलाता है? तो जायज सी बात है, जब दो चीजों में सामंजस्य बनाओगे तो वहां पे क्या होगा? तो वहां पे होगा प्रतिक्रिया योग्यता। वहां पे आप क्या दोगे? प्रतिक्रिया दोगे। तो प्रतिक्रिया की बात जब भी आएगी तो उसे हम यही कहते हैं, प्रतिक्रिया योग्यता। चलो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? लो बैक पेन के निदान व उपचार के लिए, लो बैक पेन के निदान व उपचार के लिए कौन सा परीक्षण विकसित हुआ? क्रास वेबर शक्ति परीक्षण, रोगर शक्ति परीक्षण, ब्रूस व उनके साथी, इसके अलावा स्किनेडर परीक्षण। बताइए क्या होगा? लो बैक पेन की बात कर रहा है। लो बैक पेन की बात कर रहा है। तो लो बैक पेन की अगर हम बात करें तो क्रॉस वेबर शक्ति टेस्ट, क्योंकि क्रॉस वेबर की बात करें तो इसमें प्लस पोज, माइनस पोज, बैक, एब्डोमेन, इन सब की बात करता है, लेग, हैंड, इन सब की बात करता है यही क्रॉस वेबर टेस्ट। संजू वेबर ने जो किया था इस प्रशिक्षण का, ठीक, परीक्षण का। चलो 121 निम्नलिखित में से कौन सा योग
शुद्धि से संबंधित है। भक्ति योग, राजयोग, हठ योग, कर्म योग। बताइए क्या होगा, क्या होगा? फास्ट आंसर दीजिए आप लोग थोड़ा इसका। भक्ति योग, राजयोग, हठ योग और कर्म योग। तो याद रखिए शुद्धि के कितनी चीजें हैं? 6 भाग होते हैं। क्या क्या होता है? बता सकते हो तो बताओ। नेति, धोती, नवली, नई धोती, ऐसे याद रख लो। नई धोती मतलब नया धोती पहने, तब जा रहे हैं कहां? कपाल भाती, त्राटक, ये सारी बातें किसकी आती हैं? ये सब आपकी इसी के अंतर्गत आती हैं। तो जो आपका क्या होता है, जो नई धोती की बात आता है, नवली धोती, इन सब की बात जो करता है वह कौन होता है? यही। और यह किसकी बात करता है? हठ योग की बात करता है, क्योंकि हठ योग को हम क्या कहते हैं? संपूर्ण योग कहते हैं। और यह जो योग होता है इसमें अष्टांग योग, क्या? अष्टांग योग, अष्टांग योग और इसके अलावा जो शुद्धि क्रियाएं होती हैं यह भी शामिल होता है। तो याद रखिएगा। चलो, और बाकी कर्म योग में कर्म का 122, निम्नलिखित में से न्यूरॉन की प्रकार कौन सी नहीं है? इंटरमीडिएट, मोटर, स्टैटिक, सेंसरी। क्या होती है? नहीं है। मोटर, स्टैटिक, सेंसरी कौन सी न्यूरॉन्स नहीं होती है? बताइए क्या होगा? तो अगर हम बात करें तो आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स होती है, आपकी मोटर न्यूरॉन्स भी होती है। इसके अलावा रिले न्यूरॉन्स होती है जिसे इंटरमीडिएट बोलते हैं, तो यह भी इसका भाग है। लेकिन इसके अलावा बात करें तो कौन नहीं होता? स्टैटिक नहीं होता। और यही आपका आंसर है। तो जिन लोगों का आंसर सी है उनका आंसर सही है। याद रखिएगा 122 में जिन लोगों का सी है उनका सही, क्योंकि नहीं की बात कर रहा है। याद रखिएगा। चलो 123 क्या कह रहा है? किसी वस्तु की न्यूनतम शक्ति को मापने के लिए तैयार किया परीक्षण है। लार्जन मैथनी टेस्ट, टटल प्लस रेशियो टेस्ट, वेलिंगटन ड्राइवर टेस्ट, क्रॉस वेबर टेस्ट, कौन सा है? बताइए। मस्तिष्क के अध्ययन के लिए नहीं, सॉरी, क्या है? किसी वस्तु को न्यूनतम शक्ति को मापने के लिए कौन सा होता है? न्यूनतम शक्ति की बात करता है। तो यह बात मैंने आपको बताया था कि यह जो टेस्ट और मेजरमेंट जब मैंने पढ़ाया है, टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन, तो जिन लोगों को देखना है वह जाके इस क्वेश्चन को, या टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन मैंने फ्री में 4 से 5 घंटे की वीडियो है, पूरा टेस्ट एंड मेजरमेंट अच्छी तरीके से पढ़ाया है कि आप जो है ऐसा पाओगे नहीं। आप एक बार पढ़ लोगे, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। और सारे टेस्ट तो याद रखिए क्या होगा? क्रॉस वेबर टेस्ट होगा। तो जिन लोगों का आंसर डी है उन सभी का आंसर सही है। 124 नंबर क्या कह रहा है? मस्तिष्क के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था मस्तिष्क के अध्ययन के लिए? मतलब इसका कहने का मतलब यह है, ये क्वेश्चन भी अलग अलग ही ये लोग बनाते हैं। इसका मतलब यह है, क्वेश्चन समझिए कि मनोविज्ञान में मनोविज्ञान शक्ति मस्तिष्क का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, यह बात कर रहा है कि मस्तिष्क का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रूफाल गोइकिल ने, म्यूलर ने, रेरी डिस्कर ने, सिगमंड फ्रायड ने। तो आप क्या बताओगे? कहोगे भैया इसमें तो हमने पढ़ा ही नहीं है। 124 जल्दी से बता दो। सिगमंड फ्रायड की बात नहीं आती, मनोविश्लेषणवाद की बात करते हैं सिगमंड फ्रायड, ईडिगो, इन सब की बात करते हैं। आपने पढ़ा है इन्हीं को, तो सिर्फ इन्हीं को दे दिए। मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था मस्तिष्क के अध्ययन के लिए? यह किसकी बात कर, सॉरी, यह किसकी बात कर रहा? मस्तिष्क का अध्ययन, ब्रेन के अध्ययन में मनोविज्ञान शब्द किसने प्रयोग किया था? तो याद रखना रुडोल्फ गोइकिल। रुडोल्फ गोइकिल ने क्या किया था? इसका प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर डी किसने दिया है? दिनेश चंद ने दिया है। और इनका आंसर बहुत बढ़िया आया है। और किसी ने दिया है क्या?
अरुण जी ने भी दिया है। तो जिन लोगों ने आंसर दिया है डी, और यह आज का आखिरी क्वेश्चन, कौन सी उत्तोलक में बल आधार पर भार के बीच में होता है? प्रकार फर्स्ट, प्रकार, इसके ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान दें, फर्स्ट व सेकेंड, ये है प्रकार फर्स्ट व सेकेंड, प्रकार फर्स्ट, प्रकार सेकेंड, प्रकार थर्ड। बताइए क्या होगा? इसके साथ ही साथ इस क्वेश्चन का आंसर आज आप लोग हमें ऑफलाइन कमेंट करके दीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास को आप शेयर भी कर दीजिएगा, तथा ये क्लास जो है आपकी किस पर, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में मिलेगी। अगर किसी को ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़ना है या टारगेट बैच से जुड़ना है एमआरएस के लिए या किसी अदर स्टेट के लिए, तो 9628959237 पे संपर्क कर सकते हैं, या किसी भी जानकारी के लिए आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसपे आपको सारी पीडीएफ इस क्लास की मिलती है। और इसके साथ ही साथ अब हम एमआरएस के विषय में आपके लिए लेके आ रहे हैं क्लास, तुरंत और तत्काल यहां से छूटेंगे, दूसरे स्टूडियो में जाएंगे और वहां पे फिर मैं लाइव हो जाऊंगा और आप लोग वहां आ सकते हैं एमआरएस के विषय में जानने के लिए। तो आज की क्लास को यहीं तक विराम करते हैं। शुभ रात्रि, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तैयारी को लगातार करते रहें और चार चांद अपने तैयारी में लगाते रहें। चलिए।